दोस्तों स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। दोस्तों आज ये सेकंड क्लास है आपकी अलंकार की। अगर आप हिंदी की संपूर्ण क्लास लेना चाहते हैं दोस्तों तो पेड क्लासेस है। आपको पूरी क्लास आपको मिल जाएगी, संज्ञा सर्वनाम विशेषण तमाम उसमें जो भी पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप नोट्स खरीदना चाहेंगे दोस्तों नोट्स भी आप इजीली परचेज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने बताया जैसे आपको अलंकार के 3 प्रकार हैं। सबसे पहले शब्द अलंकार, उसके प्रकार में करा चुका हूँ। दूसरा है दोस्तों अर्थ अलंकार और तीसरा है दोस्तों यहाँ पर अन्य, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो अर्थ अलंकार तक हम पढ़ेंगे। देखिए कविता में जब भाषा का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि अर्थ में समृद्धि आए, उसका चमत्कार उत्पन्न हो, उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। जैसे कि हम कोई कथन बोलते हैं और कुछ बच्चों के समझ में बड़ा अच्छे से आ जाता है तो वो हंसने लग जाते हैं या गुस्से में आ जाते हैं, मतलब समझ रहे ना। कोई ऐसा कथन जिसमें मतलब एक भाव छुपा हो, जिसके समझ में आ जाए, और जिसके समझ में नहीं आता तो उसके लिए तो कहने हैं काले अक्षर भैंस बराबर। तो अर्थ अलंकार वही है जिसको पढ़ने पर बोलने पर एक अर्थ छिपा हो। अब अलंकार, अर्थ अलंकार में सादृश्य प्रधान अलंकार मुख्य हैं, प्रमुख अलंकार हैं। देखिए कौन कौन से इसमें अलंकार आते हैं। उपमा आता है भैया, रूपक आता है, उत्प्रेक्षा आता है, अतिशयोक्ति आती है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। संध्या अलंकार आता है, भ्रांतिमान आता है, ये सिलेबस में नहीं है पर पेपर में पूछे गए हैं। दीपक, विभावना और विरोधाभास, ये अप्रस्तुत नहीं है तो इसको नोट करते रहिए अपनी कॉपी में। पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहले उपमा अलंकार है क्या। देखिए जैसे नाम ही इसका उपमा है, किसी की उपमा देना। जैसे मैं बोल दूं तो भाई मैं आपको चंद्रमा, किसी के मुख को चंद्रमा की उपाधि दे दूं या चंद्रमा की उपाधि आपके मुख को दे दूं, तो ये सब उपमा है। जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे वस्तु या प्राणी से की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे मैं बोलूं नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है, कोई लड़की है नीलिमा और हमने उसका बोल दिया चंद्रमा जैसी सुंदर। कोई छोटी बच्ची है नीलिमा और चंद्रमा जैसी सुंदर है, तो पंक्ति में नीलिमा और चंद्रमा दोनों सुंदर होने के कारण दोनों में सादृश्यता है, मिलता जुलतापन है और तुलना भी की गई है, स्थापित की गई। दो पक्षों में तुलना करते समय उपमा के निम्नलिखित 4 तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। उपमेय, ठीक है, उपमेय वहां होता है जहां सा सी से समान। जैसे चांद्र सा, तो यहाँ पर सा आ गया। जब भी हम किसी की तुलना करते हैं ना तो वहां पर ये सा सी से समान सदृश्य जरूर आता है। तो जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है उसे उपमेय बोलते हैं, उसे प्रस्तुत बोलते हैं। यानी कि जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, जिसका वर्णन हम बड़े अच्छे से कर रहे हैं, यानी कि जिसका व्याख्या कर रहे हैं उसे उपमेय बोलते हैं। उपमान उसको बोलते हैं वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे तुलना की गई है। जैसे चंद्रमा से की गई है तो उपमान हो गया। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्तों की गई है तुलना, मन के डोलने से की गई है तो मन हो जाएगा उपमान। तो ये उसे अप्रस्तुत भी कहते हैं। ऊपर के उदाहरण में चांद यहाँ पर उपमान है, जैसे कि मैंने आपको बताया। बाकी है साधारण धर्म भी है। उपमान और उपमेय का परस्पर समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। इस उदाहरण में इनकी तुलना क्या हो रही है, जैसे सुंदरता की बात हो रही है तो सुंदर हो जाएगा साधारण धर्म। अगर मन के डोलने की बात हो रही तो डोलना साधारण धर्म हो जाएगा। समझ रहे ना, मैं कोमल की बात हो रही है तो कोमल हो जाएगा। तो वाचक शब्द क्या है जिससे तुलना की जा रही है, वही सा सी से सम समान जैसा ज्यों सरिस के समान आदि शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। आइए दोस्तों एग्जाम्पल पढ़ते हैं फटाफट। मखमल के झूले पड़े हैं और हाथी सा टीला है। तो देखिए मखमल के झूले पड़े हैं और हाथी सा टीला है, तो देखो सा आ गया तो यहीं से समझ जाओ भैया उपमान अलंकार आ गया और इसे ही बोलते हैं अर्थ अलंकार। उपयुक्त काव्य पंक्ति में टीला क्या है, उपमेय है क्योंकि इससे की जा रही है। और मखमल के झूले पड़े हैं, हाथी उपमान, सा क्या हो गया, वाचक हो गया। तो ये तो कभी नहीं पूछा जाता वाचक कौन है, उपमान कौन है, उपमेय, लेकिन मैंने समझा दिया। उपमेय वो होता है जिससे की जा रही है, जिसकी व्याख्या की जा रही है, और उपमान वो होता है जिससे तुलना की जा रही है, हाथी से की जा रही है। और साधारण वो हो गया जिसमें वह धर्म छिपा है। और कवि का से क्या है, मखमल, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल उपमान, क्योंकि यहां से आपने नोट कर लिया कि भैया सा छिपा है। जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूं, जैसे प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, जैसे शब्द आ गया। मैंने बोला ना सा सी से समान जस, ये जैसे ही आएंगे सदृश्य शब्द आएंगे तो समझ जाइए वहां पर उपमान अलंकार हो गया। तो उपयुक्त काव्य पंक्ति में प्रातःकालीन नभ उपमेय है, शंख उपमान है, नीला साधारण धर्म है और जैसे क्या है वाचक है। वाचक समझिएगा, दोबारा से इस वीडियो को प्रीवियस करके देखिएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो जिसकी व्याख्या कर रहे हैं मैं आप, तो वो तो हो गया उपमेय।
और किससे कर रहे हैं, संख से कर रहे हैं, वो हो गया उपमान। और क्या से कर रहे हैं, क्या लगा कर रहे हैं भाई, सा लगा रहे हैं, सी लगा रहे हैं, जैसे उसके जैसा या उससे भी सुंदर से, तो ये हो जाएंगे वाचक। तो ये हो गया। एक और देखिए एग्जाम्पल, काम सा रूप, प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील, राम महिम का। देखिए इसमें यहीं से समझिए सा आया, तो समझ जाओ भैया ये उपमा अलंकार होगा। तो सा शब्द जहां आया वहां पर उपमान अलंकार हो गया। अर्थ अलंकार का भेद है उपमा अलंकार। और सा ही क्या है, वाचक हो गए। और जिसमें हम क्या कह रहे हैं, अब उपमान उपमेय छाटने के लिए भी आए, वैसे आते नहीं है, फिर भी मैं बताओ, तो जिसकी व्याख्या हो रही है भाई बड़े लेवल पे, वो उपमा उपमेय हो गया। और जिससे की जा रही है वो उपमान हो गया। और कौन से शब्दों से की जा रही है, जिसमें सा शब्द से की जा रही है वो, तो वो हो गया वाचक हो गया। तो बहुत ही आसान है। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, हरिपद कोमल कमल से, तो से आ गया, ये हो गया कौन सा, उपमा अलंकार हो गया। तो से शब्द आया, उपमा अलंकार तो हो गया, लेकिन से वाचक हो गया, क्या हो गया, वाचक हो गया। और किसकी व्याख्या कर रहे हैं हम, व्याख्या कर रहे हैं किससे की, हरिपद कोमल कमल से, तो व्याख्या कर रहे हैं तो उपमान ये हो गया। और को कमल से कर रहे हैं तो उपमेय हो गया। स्क्रीन पर कुछ और भी एग्जाम्पल है, ये भी पढ़े। हाय फूल सी कोमल बच्ची, सी शब्द आ गया, तो फूल है व्याख्या उपमेय, बच्ची है तुलना हो रही है उपमान, कोमल साधारण धर्म है, वाचक हो गया। यह देखिए अरविंद से शिशु वृद्ध कैसे सो रहे हैं, से शब्द आ गया। नदियां जिनकी यशाधारा सी बहती है, अब भी नीसी बासर, तो सी आ गया। पीपर पात सरिसमन डोला, ये सरिस आ गया। मुख बाल रवि सम आ गया। कोटि कुलस सम वचन तुम्हारा, तो सम आ गया। आइए दोस्तों, अर्थ अलंकार का सेकंड पार्ट है आपका रूपक अलंकार, जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप किया गया है, वहां रूपक अलंकार होता है। रूप की यहां पर व्याख्यान किया गया होगा। अब देखिए उपमेय में उपमान का अभेद आरोप लगाया गया है। अब कैसे समझेंगे इसको, हम थोड़ा सा और समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए यहां पर, उदित उदयगिरी मंच पर, रघुवल बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भ्रंग। ये अलंकार की वीडियो मैं आप लोगों की डिमांड पर बना रहा हूं, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मैसेज आए, सर हमारा अलंकार कंप्लीट नहीं हुआ, और बहुत ही टफ टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बाकी आप मेरा संज्ञा सर्वनाम पढ़ के देखना, तो आपको इंटरेस्ट आएगा। तो मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाता हूं दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पे बनाता हूं। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे आनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए प्रस्तुत दोहा जो आपने पढ़ा, उसमें उदयगिरी पर मंच का, और रघुवर पर बाल पतंग यानी कि सूर्य का, और संतों पर सरोज का, और लोचनों का भ्रंग यानी कि भोरों का आरोप लगा है। तो ये जो आरोप लगता है, तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा भैया, रूपक अलंकार होगा। इसको ध्यान से समझिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, विषे वारी मन और मीन भिन्न नहीं, होत कभू पल एक। इस वाक्य में विषय पर वारी का और मन पर मीन यानी कि मछली का अभेद आरोप लगा है। तो यहां पर है तो सब सौंदर्यता की बात, लेकिन इसलिए रूपक अलंकार है। जैसे और है मन सागर का, तो मन पे सागर का आरोप लगा है। मनसा लहरी और बूढ़े बहे अनेक, तो प्रस्तुत पंक्ति में मन पर सागर का लग रहा है, मनसा यानी कि इच्छा पर लहर का लग रहा है, ये अभेद आरोप। जैसे और एग्जाम्पल समझिए, जितने एग्जाम्पल याद करेंगे उतने ये पक्के होंगे। सिर झुका तूने नियति की मान ली यह बात, और स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। तो उपयुक्त पंक्ति में हृदय जो है उस पर जल जात का आरोप लगा है, हृदय का आरोप लगा है, और जल जात यानी कि कमल उपमान का आरोप किया गया है। दूसरा समझिएगा, शशि मुख पर घूंघट डाले, अचल में दीप छिपाए। तो यहां मुख यानी कि उपमेय में शशि उपमान का आरोप होने से रूपक में चमत्कार उत्पन्न हुआ है। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल और भी देखिएगा, पढ़िएगा तो समझ में जरूर आएंगे। जैसे चरण कमल बंदो हरियाई, तो अगर ये है तो हरि के चरणों की तुलना कमल से की गई है, लेकिन आरोप लगाकर, उप आरोप अभेद आरोप लगाकर, इसमें सासी से समान नहीं है। ऐसे भी कह सकता था, तो चरण सा कमल बंदो हरियाई, तो फिर ये उपमा अलंकार हो जाता। इसमें सा सी से समान। देखो सीधी सी बात है, अगर व्याख्यान हो रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं कि वह उसके समान है या इसके समान है, और बिना इन शब्दों का प्रयोग किए हुए सा सी से समान सदृश और इव, तो समझ जाइए कि वो रूपक अलंकार होगा। अगर यदि सा सी से समान लग रखे होंगे तो वो उपमा अलंकार होगा। यही चीज है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, हो तो रहा है, इसमें तुलना तो की गई, राम जैसा धन पायो हो, तो पति को बोल रहा है, सब प्राणियों के मत मनोहो मयूर आह नचा रहा है। तो ये उपमान उपमेय में अभेद आरोप तो लग रहा है, लेकिन बिना इनके,
बिना इनके लग रहा है वाचक शब्दों के। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट है उत्प्रेक्ष अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली गई है। इसमें कल्पना देखिए, मान लो, जैसे हम बोलते हैं ना, माना ये बात है, ऐसा मान लो कि कल बारिश होगी, तो इसमें हमेशा मनो, मानो, मनुहु, जनुहु, जानो, जनुहु, ज्यों शब्द जरूर आएंगे, रट लें। मनो, मानो, मनुहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों आदि शब्द जरूर आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मानो, माई, घन घन अंतर दामिनी, और घन दामिनी, दामिनी घन अंतर, शोभित हर बीज ब्राह्मणी। आप कहोगे सर मेरे समझ में तो नहीं आया, समझने की जरूरत ही नहीं है। ये शब्द क्या है? मानो। मानो मतलब रामलीला का सुंदर दृश्य दिखा गया है, जहां रास के समय गोपी को लगता था कि कृष्ण उसके पास नृत्य कर रही हैं। गोरी गोपियां और श्यामवर कृष्ण मंडलाकर नाचन ऐसे लगते हैं कि मानो बादल और बिजली का क्या हो रहा है? शोभामायन हो रहा है, शोभा बढ़ा रहे हैं बादल और बिजली। लेकिन ऐसा हम मान रहे हैं, तो जब हम कल्पना की दुनिया में होते हैं दोस्तों, तो हम मानो इन शब्दों का प्रयोग जरूर करते हैं, और वहीं आपका कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दूसरा एग्जाम्पल देख लिए, चमच मात चंचल नयन है, विच घूंघट पट छीन है, मानुहु सुर सरिता विमल है, और छल उछरत जुग मीन है। अब गाओ कोई सर हमें तो पता ही नहीं चल रहा इसमें कौन सा है। पता करने की जरूरत ही नहीं है, ये देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, मानहु शब्द आ रखा है, तो अभी तो पता है जिन शब्दों में ये शब्द आए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनुहु नीलमणि सेल पर, आतप प्रयो प्रभात। एक तो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल याद होने चाहिए, लेकिन फिर भी देखिए मनुहु शब्द आया नहीं आया, कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। जैसे कि और समझिए, उस काल, किसी बात पुरानी बता रहा है कोई कवि, उस काल मारे क्रोध के, तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के। अब देखो मानो शब्द आ गया ना, यहीं से समझ जाइए उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया भैया, सोता हुआ सागर जगा। और देखिए, कहती हुई यो उतरा के, नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो। अब आ गया ना मानो, बस यहीं से समझ जाइए उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उपमा अलंकार, अर्थालंकार। अर्थालंकार के भेद कौन कौन से? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, और अभी आप पढ़ रहे हैं अतिशयोक्ति अलंकार। तो उपमा अलंकार में तो पढ़ा सर, जिसमें सा सी से समान आए वो उपमा अलंकार होगा, और बिना इनके तुलना की जा रही है सा सी से समान के, तो रूपक अलंकार होगा। और मनु, मानो, मानुहु, जनुहु और ज्यों त्यों आए तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? बताइए फटाफट। उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब अतिशयोक्ति अलंकार पढ़े, जहां किसी वस्तु अथवा कथन का, पदार्थ का वर्णन किया गया हो, लेकिन वर्णन तो उसमें भी है, रूपक में भी वर्णन ही होता है, उपमा भी वर्णन ही होता है, लेकिन लोक सीमा से बढ़ाकर, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, मतलब लोक सीमा वाले एक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर अगर वर्णन किया गया है तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन ट्रत न टारा। धनु भ्रंग के समय 10,000 राजा एक साथ ही उस शिव धनुष को उठाने लगे, पर वह तनिक भी अपनी जगह से नहीं हिला। यह लोक सीमा से अधिक बढ़ा चाकर वर्णन किया गया। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, और लंका जल गई खाक। भाई कोई कह रहा है कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ से आग लगा दी, ठीक है भाई, पहले पूंछ में आग लगी होगी, ये तो चलो मानते हैं, और पूंछ से आग कहाँ लगी होगी? लंका में लगी होगी। लेकिन कोई हनुमान का भक्त ये कहे अरे नहीं सर ऐसा नहीं हुआ, पूंछ में तो आग लगा ही नहीं पाए थे, और इतनी शक्तिशाली पूंछ थी कि पूंछ में आग लगी ही नहीं पाई और लंका भी जल के खाक हो गई, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये बढ़ा चढ़ाकर अगर बात की गई वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कोई बोले नायक नायिका को, बालों को खोलकर मत चला करो दिन में, रास्ता भूल जाएगा सूरज। अब ये क्या पॉसिबल है? तो यह नायिका के काले घने केसों का अतिशयोक्तिपूर्ण क्या की गई है? कल्पना की गई, व्याख्या की गई है। तो रास्ता, सूरज कैसे रास्ता भूल सकता है? जैसे आगे नदियां पड़ी अपार थी, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। महाराणा प्रताप के घोड़े में चेतक का तो नाम सुना ही होगा आपने। अब राणा जी सोच रहे हैं कि भाई घोड़ा कैसे नदी के पार जाएगा, नदियां तो बहुत उफान पे बह रही है, इतना सोचा भी नहीं और घोड़े ने नदी भी पार करा दी, तो ये क्या पॉसिबल है? तो ये दोस्तों आपका अलंकार कौन सा हो गया? अतिशयोक्ति हो गया। एक अलंकार है दोस्तों संदेह अलंकार। देखिए नाम ही इसका संदेह है। जब संदेह हो, आपको निश्चितता का बोध ना हो, जहां किसी वस्तु को देखकर संशय बने,
निश्चय ना हो वह संदेह अलंकार होता है। जैसे तारे आसमान के हैं, आए मेहमान बनी, केसों में निशाने मुक्तावली सजाई है, बिखर गए हैं चूर चूर के चंद्र केंदो, और केंदो घर दीप मलिका सुहाई है। मतलब अगर आपके समझ में ना आया हो, वहां पर क्या है, दीप मालिका में तारावली और मुक्तावली और चंद्रमा के चरणीभूत कणों का संदेह होता है। जैसे कि रात का समय है, कभी आप उठते होंगे तो आप देखते होंगे जैसे ही आपके ज़मीन पर पैर पड़े होंगे, अंधेरा है घना, तो कई बार रस्सी पर पैर पड़कर ऐसा लगता है यार यार पैरों के नीचे सांप ना आ गया हो। तो देखिए, सारी बीच नाड़ी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी है। तो कई सारी तरीके से इसको व्याख्यान कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ रस्सी है या सांप है, या सांप है रस्सी है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया ना, रात्रि के समय कवि उठता है, जैसे ही उठता है अपने पैरों में अब रस्सी पाता है। अब उसे नहीं पता कि रस्सी है या सांप, बस वो कह रहा है कि रस्सी है या सांप। तो इस तरह के एग्जाम्पल क्या होंगे, संदेह अलंकार होंगे। जैसे कि अब रात्रि का समय है, उसके आसपास कोई नहीं सोया, अब वो भूत भूत के दिमाग में उसके चल रहा है, तो बराबर की खाट पे देखा कि साड़ी है, अब वो समझ नहीं आ गया साड़ी है नारी है, या नारी है कि साड़ी है, या सारी ही की नारी है, नारी ही की सारी है समझ रहे ना। तो वहां पर संदेह है, तो संदेह है तो समझ, यह मुख है या चंद्र है। अब देखिए मुख की भी तुलना कर रहा है, देखिए लेकिन इसमें सा सी से समान नहीं आया है, लेकिन वो संदेह में है, ये किसी का मुख है या चंद्रमा है साक्षात, लेकिन तुलना नहीं हो रही है, ये संदेह में है। तो ये संदेह अलंकार है, तो समझ जाइए संदेह अलंकार है। जैसे जहां पर रसोई में कुछ पक रहा है, तो ये भी एक प्रकार का संदेह है, लेकिन ये अलंकार नहीं है। तो संदेह कुछ भी हो सकता है। एक लास्ट है दोस्तों आपका भ्रांतिमान अलंकार, जहां भ्रमवश किसी चीज को देखकर उसके समान किसी वस्तु का भ्रम हम पाल लेते हैं और भ्रांतिमान हो जाता है। जब हम गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं, अरे यार हमने तो ये मान लिया था, और बाद में पता चला अरे यार ये तो ये नहीं है, ये तो ये है। जैसे एक एग्जांपल मैं दे दूं, नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाडिम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता अन्य शुक्र यह कौन है। उर्मिला की नाक में पहने मोती पर होठों की आभा पड़ती है, जिससे अनार का बीज लगता है, लेकिन उर्मिला की नाक की कोई दूसरा तोता समझने लगता है कि भ्रम के कारण यह भ्रांतिमान हुआ है। जब आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं, भ्रम को मान लेते हैं कि ये तो मेरा भ्रम था, ऐसा नहीं है, तो गलती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा। तो देखिए, वृंदावन विरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जानी संग डोले बोले मोर। वृंदावन में राधा कृष्ण विहार कर रहे हैं और रात में उन्हें सघन मेघ समझ बोर बोलते हैं और साथ साथ चलते रहते हैं। तो मोर को गलती यानी कि भ्रांति का एहसास होता है। तो ये थे दोस्तों आपके पूरा अलंकार मैंने कंप्लीट करा दिया 2 क्लास में। बाकी विभावना अलंकार है, अप्रस्तुत अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है, इनको आप नोट आउट कर लीजिए, हेडिंग दे रखी है और इनके जो एग्जाम्पल दे रखे हैं इससे बाहर भी नहीं आएगा, तो ये जरूर पढ़ के जाइए। थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ, जैसे विभावना अलंकार होता है जहाँ बिना कारण के भी कार्य हो जाए, तो वहाँ तो होता है विभावना, यानी कि कोई विशेष प्रकार की आप कल्पना कर रहे हैं और कार्य हो भी नहीं रहा है, बिना कारण के आप काम कर रहे हैं। जैसे बिना पैर के आप चल नहीं सकते लेकिन फिर भी चला जा रहा है, कान के लिए सुन नहीं सकते लेकिन सुना जा रहा है, बिना हाथ के कार्य नहीं हो सकता। इस तरह की आप कल्पना अगर कर रहे हैं, तो जैसे बहुत से बच्चे कल्पना करते हैं कि मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं और मेहनत भी नहीं कर रहा है, पढ़ भी नहीं रहा है, तो वहाँ विभावना है। अप्रस्तुत क्या है, जहां वर्णन तो हम कर रहे हैं प्रस्तुत कथन का, लेकिन किसी अप्रस्तुत से, ठीक है, तो वहां पर हो गया अप्रस्तुत प्रशंसा हो गई। विरोधाभास का है, जब वास्तविक विरोध ना होकर विरोध का आभास मात्र हो, जहां में विरोध हो भी रहा है लेकिन बस नाम मात्र का विरोध हो रहा है, जहां वास्तविक विरोध नहीं हो रहा लेकिन फिर विरोध का हमें कह देते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यार इनकी बातों से ये हमारा विरोध कर रहा है, लेकिन आप श्योर भी नहीं हो पा रहे, बस वही है विरोधाभास अलंकार। तो यहाँ पर देखिएगा, ये थी संपूर्ण वीडियो। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। ये दोस्तों पूरा नोट्स वगैरह जोड़ लीजिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड दोस्तों।